मई के आखिर में शनिवार की एक शाम बराक मुझे डेट पर लेकर गए। राष्ट्रपति बनने के 4 महीने तक वे अपने दिन उन जरियों को बनाने में लगे रहे जिसके प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं से किए गए वादों को पूरा किया जा सके। अब वह मेरे वादे को पूरा कर रहे थे। हम न्यूयॉर्क जा रहे थे डिनर के लिए और एक शो देखने के लिए। शिकागो में रहने के सालों के दौरान डेट की रातें हमारे हर सप्ताह का एक पवित्र हिस्सा होती थी। हम लोगों ने अपने जीवन में एक आदत डाल रखी थी और हर हाल में उसकी रक्षा करते थे। उस हल्के अंधेरे से कमरे में मेज के आमने सामने बैठकर मुझे अपने पति के साथ बात करना अच्छा लगता था। मुझे हमेशा ही लगता रहा और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा लगता रहेगा। बराक बहुत अच्छी तरह बात सुनते हैं, धीरज के साथ और सोच विचार करते हुए। वह जिस तरह हंसते हुए अपने सिर को पीछे करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी आंखों में हल्कापन वो मुझे बहुत पसंद है। उनके अंदर जो करुणा है वह भी। साथ बैठकर एक ड्रिंक लगाना या बिना जल्दबाजी के खाना शुरू करना ही हमें बहुत अच्छा लगता है। उस पहली गर्मी के दिनों से ही जब हमारे बीच सब कुछ उत्तेजना भरा था। अपने न्यूयॉर्क के डेट के लिए मैं तैयार हो गई। मैंने काले रंग का कॉकटेल ड्रेस पहना और लिपस्टिक लगाया। अपने बालों को खूब अच्छी तरह से सजाया। मैं इस बात को सोचकर बहुत उत्तेजित थी कि मैं अपने पति के साथ अकेली जाने वाली थी। पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने डिनर का आयोजन किया था और कैनेडी में साथ साथ प्रदर्शन देखने भी गए थे, लेकिन उससे हम आधिकारिक हैसियत से गए थे और वहाँ बहुत से अन्य लोग भी थे। यह सच में रात में छुट्टी लेने जैसा था। बराक ने गहरे रंग का सूट पहना था और साथ में टाई नहीं थी। मैंने देर दोपहर अपनी बेटियों को किस किया और अपनी माँ को भी, और हाथ में हाथ डाली दक्षिण की लॉन के तरफ निकल पड़ी और मरीन वन में चढ़ गए जो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर है। उसमें सवार होकर हम एंड्रयूज एयरफोर्स के बेस तक गए। उसके बाद हम एयरफोर्स के एक छोटे से जहाज में सवार हुए। उसके बाद JFK हवाई अड्डे पर गए और उसके बाद हम लोगों को हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाया गया। हमारे शेड्यूल बनाने वाले दल और सीक्रेट सर्विस ने बहुत ध्यान से हमारे उस सफर की योजना पहले ही बना ली थी, जिसका मतलब यह था कि यह बहुत अधिक कार्यकुशलता और सुरक्षा थी। बराक ने सैमकस की मदद से वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क के पास एक रेस्टोरेंट का चुनाव किया था। वह जानते थे कि स्थानीय रूप से उगाए गए भोजन के ऊपर मेरा जोर रहता है, इसीलिए उन्होंने एक छोटे से रेस्टोरेंट ब्लू हिल का चुनाव किया था। जब हम अपने सफर के अंतिम चरण से हेलीकॉप्टर से निकले और मैनहट्टन की तरफ कार से जा रहे थे, तो मैंने देखा कि पुलिस वालों की कार की लाल बत्ती का सड़क को घेरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मुझे ग्लानि भी हो रही थी कि हमारे शहर में होने भर से शनिवार की शाम की ट्रैफिक का प्रवाह थम गया था। न्यूयॉर्क के बारे में सोचकर ही मुझे हर बार एक तरह से अच्छा नहीं लगता था। वह इतना बड़ा और व्यस्त था कि किसी के भी अहम को कोना बना सकता था। मुझे याद था जब मैं बहुत साल पहले मैं चर्नी, जो प्रिस्टन में मेरी मेंटोर थी, के साथ पहली बार इस शहर में आई थी, तो किस तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। बराक के बारे में मैं जानती थी कि वह कुछ गहराई से महसूस कर रहे थे। शहर की बेहद ऊर्जा और विविधता। सालों पहले जब वह कोलंबिया में पढ़ते थे तो उनकी बौद्धिकता और कल्पना को पंख देने के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। रेस्टोरेंट में हम लोगों को जो टेबल दिया गया था वह एक कोने में था और हमारे आसपास जो लोग बैठे थे वे ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ बेढंगा न करें, लेकिन हमारे आगमन को छुपाया नहीं गया था। हमारे आने के बाद कोई भी वहां आ सकता था, बस उसको सीक्रेट सर्विस द्वारा किए गए मैग्नेटोमीटर से होकर गुजरना होता था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो जल्दी जल्दी में तो हो जाती थी, लेकिन मुझे एक बार फिर से तकलीफ हुई। हम लोगों ने मार्टिनी के लिए ऑर्डर दिया। हम हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। 4 महीने तक हमारे जीवन में जो उठापटक चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम बिंदास अंदाज में आए थे। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह एक पहचान दूसरी पहचान के साथ काम करती थी और शादी के अंदर इसका क्या महत्व होता था। इन दिनों
बराक के जटिल जीवन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो मेरे जीवन को प्रभावित न कर रहा हो, जिसका मतलब यह था कि बहुत से साझा काम थे जिसके ऊपर हम बात कर सकते थे। उदाहरण के लिए कि लड़कियों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसकी टीम द्वारा विदेश यात्रा का आयोजन करना, या वेस्ट विंग में सुबह के समय जो मीटिंग होती है उसमें मेरे चीफ ऑफ स्टाफ की बात सुनी जा रही थी या नहीं। लेकिन मैं आमतौर पर इन बातों को टाल देती थी, केवल उस रात ही नहीं बल्कि हर रात। अगर वेस्ट विंग में होने वाले किसी बात से मुझे परेशानी होती थी तो मैं अपने कर्मचारियों के ऊपर इस बात को छोड़ देती थी कि वे बराक तक इस बात को पहुंचा दें। मैं अपने निजी समय में व्हाइट हाउस के कामकाज को अलग रखती थी। कई बार बराक काम के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन वह अक्सर इस बात को टाल ही देते थे। उनका अधिकतर काम इतना थकाने वाला होता था, चुनौतियां बड़ी थी और अक्सर ही बहुत मुश्किल भी। जनरल मोटर्स कुछ ही दिनों में ही दिवालिया घोषित होने वाला था। उत्तर कोरिया के हाल में ही परमाणु बम परीक्षण किया गया था और बराक जल्दी मिस्र जाकर एक बड़ा भाषण देने वाले थे, जिसका मतलब यह था कि दुनिया भर में फैले मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाना। उनके आसपास की धरती ऐसी लगती जो हिलने में थम नहीं पा रही थी। जब भी हमारे पुराने दोस्त व्हाइट हाउस में हम लोगों से मिलने आते तो हम उन लोगों के बीच बेचैनी से उनकी नौकरी, बच्चों और बच्चों के शौक आदि के बारे में पूछते थे कि वे हैरान रह जाते। हम दोनों की ही इस बात में कम रुचि रहती थी कि हम अपनी नई दुनिया को जटिलताओं के बारे में बातें करें, बल्कि हमारी दिलचस्पी इस बात में होती थी कि घर के बारे में कुछ नया हाल समाचार सुनने को मिले। ऐसा लगता था कि हम दोनों सामान्य जीवन को देखने के लिए तड़प रहे थे। उस शाम न्यूयॉर्क में हम लोगों ने खाया पिया, मोमबत्ती की रोशनी में बातें की, उस पल को महसूस किया। हालांकि हमें यह भ्रम था कि उस समय दुनिया से हम बाहर आ गए थे। व्हाइट हाउस बहुत सुंदर और आरामदेह स्थान है। वह एक तरह का महल है जो घर की तरह है, और अगर उसे हम सीक्रेट सर्विस के नजरिए से देखें, जिनके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है, सबसे आदर्श यही होता है कि हम उसकी धरती से बाहर निकले ही नहीं। यहाँ तक कि उसके अंदर भी वे इस बात से अधिक खुश होते हैं कि हम सीढ़ियों की जगह एलिवेटर का प्रयोग करें, ताकि लड़खड़ाकर गिरने का खतरा कम किया जा सके। अगर ब्लेयर हाउस में बराक और मेरी मीटिंग होती, जो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के बंद पड़े हिस्से के सामने था, तो कई बार वे हम लोगों से यह आग्रह करते थे कि हम ताज़ी हवा में चलकर जाने के बजाय कार का प्रयोग करें। हमारा इतना ध्यान रखा जाता था कि हम उसका सम्मान करते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे हम कोई बंदी हो। कई बार मुझे संघर्ष करना पड़ता था, अपनी जरूरतों को दूसरों की सुविधा के मुताबिक करना पड़ता था। अगर हमारे परिवार का कोई टूमैन बालकनी में जाना चाहता, जो बहुत प्यारा घुमावदार टेरेस था जिसे साउथ लॉन में दिखाई देता था, और व्हाइट हाउस में हमारा एकमात्र कुछ हद तक निजी स्थान था, लेकिन वहां जाने से पहले हमें सीक्रेट सर्विस को सूचित करना पड़ता था ताकि वे ईस्ट स्ट्रीट वाले हिस्से को बंद कर दें जो बालकनी से दिखाई देता था। व्हाइट हाउस के बाहर जो पर्यटक दिन रात जुटे रहते, उन्हें वहां से हटाने के लिए कई बार मेरा मन होता कि बालकनी में जाकर बैठूं, लेकिन फिर कुछ यह देखते हुए कि इसकी वजह से कितनी परेशानी होगी, कितने लोगों की छुट्टियां खराब हो जाएगी, और यह सब महज इस कारण से कि मेरा मन हुआ कि मैं बाहर बैठकर एक कप चाय पीऊं। यह सब सोचकर मैं बाहर बैठने का इरादा त्याग देती थी। हमारी गतिविधियों के ऊपर इस कदर नियंत्रण रहता था कि बराक और मैं दिन भर में कितने कदम चलते हैं वह भी नाप तोलकर होता था, जिसके कारण हम दोनों ही घर के ऊपर बने एक छोटे से जिम के ऊपर निर्भर हो गए। बराक ट्रेडमिल पर करीब 1 घंटा रोज चलते थे, अपने शारीरिक बेचैनी को कम करने की कोशिश करते थे। मैं भी हर सुबह व्यायाम करती, अक्सर कॉर्नेल के साथ, जो शिकागो से हमारा ट्रेनर था, और वह अब हमारी ही तरह कुछ समय वॉशिंगटन में रहता था। सप्ताह के कुछ दिन वो आता ताकि हम लोगों को व्यायाम करवा सके। देश के कामकाज को एक तरफ से करने के बाद बराक और मेरे पास बात करने के विषयों की कमी नहीं रहती थी।
उस रात डिनर पर हम लोगों ने मालिया के बांसुरी सीखने के बारे में बात की। साशा किस तरह से अपने कंबल को लेकर डूबी रहती थी, वह उसको अपने सर के नीचे रखकर सोती थी। जब मैंने उसको एक मेकअप आर्टिस्ट के बारे में एक मजेदार कहानी सुनाई कि किस तरह एक मेकअप आर्टिस्ट ने हाल ही में मेरी माँ को एक फोटो शूट से पहले नकली पलकें लगाने की कोशिश की, लेकिन वह लगा नहीं पाया। यह सुनकर बराक ने उसी तरह से अपना सर पीछे किया और हंसने लगे, जिस तरह मुझे लगता था कि वे करेंगे। और हमारे घर में एक नया मनोरंजक बच्चा आ गया था, जिसके बारे में बातें होती थी। 7 महीने का बहुत ही बदमाश पुर्तगाली कुत्ता, जिसका नाम हम लोगों ने बो रखा था, जो सीनेटर टेड कैनेडी ने उपहार में दिया था। उसकी लड़कियों के प्रचार अभियान के दौरान हम लोगों ने जो वादा किया था वह भी पूरा हो गया। लड़कियां लॉन में उसके साथ हाइड एंड सीक खेलती रहती, पेड़ के पीछे छिपकर उसका नाम पुकारती और वह घास पर उछलता कूदता उनकी आवाज के पीछे भागता। हम सब बो को प्यार करते थे। जब हम लोगों ने आखिरकार खाना खत्म किया और जाने के लिए खड़े हुए तो आसपास के लोगों ने खाना खा रहे थे, वे भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, जो कि उनकी विनम्रता तो लगी, लेकिन बेवजह भी लगे। यह भी हो सकता था कि उनमें से कुछ लोग इस बात से खुश हो रहे हो कि हम वहां से जा रहे थे। मैं और बराक विघ्नकारी थे, किसी भी सामान्य से माहौल को बाधित कर देते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को हमने बहुत अधिक तक महसूस किया था जब हमारी गाड़ियों का कारवां स्ट्रीट एवेन्यू से होते हुए टाइम स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा था, जहां घंटों पहले से पुलिस वालों ने थिएटर के सामने का पूरा इलाका घेर दिया था, जहां हमारे साथ थिएटर देखने वाले लाइन में खड़े होकर मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरने के लिए रास्ता देख रहे थे, जो आमतौर पर वहां नहीं होता था। और कलाकारों की सुरक्षा के कारण शो शुरू करने के लिए अतिरिक्त 45 मिनट का इंतजार करना पड़ा। नाटक जब अंततः शुरू हुआ तो बहुत शानदार था। यह नाटक अगस्त विल्सन ने लिखा था, जो महान विस्थापन के काल में पिट्सबर्ग के एक बोर्डिंग हाउस में केंद्रित था, जब लाखों अफ्रीकी अमेरिकी दक्षिण की तरफ विस्थापित होकर मिडवेस्ट में आए थे, उसी तरह जिस तरह मेरे दोनों परिवारों के रिश्तेदारों ने किया था। अंधेरे में बराक के बगल में बैठकर मैं आंखें फाड़े देख रही थी, कुछ भावुक हो गई थी और कुछ देर के लिए उस नाटक में मैं पूरी तरह खो गई थी। और मुझे देखते हुए काफी संतुष्टि भी महसूस हो रही थी कि मैंने अपने काम से दूर इस दुनिया में मौजूद थी। जब उस रात देर से हम हवाई जहाज से वापस वॉशिंगटन आ रहे थे, तो मुझे पहले से ही यह पता था कि अब बहुत समय तक हम इस तरह कुछ नहीं कर पाएंगे। बराक के राजनीतिक विरोधियों ने इस बात के लिए उसकी आलोचना की कि वह न्यूयॉर्क में एक शो देखने के लिए मेरे साथ गए। हमारे घर वापस पहुंचने से पहले ही रिपब्लिक पार्टी ने एक प्रेस रिलीज कर जारी किया, जिसमें यह लिखा था कि हमारा वह डेट बहुत खर्चीला था, करदाताओं को भारी पड़ने वाला था। इस संदेश को केबल न्यूज वालों ने समझ लिया और उन्होंने बहस चला दी। बराक की टीम ने चुपचाप यह बिंदु उठाया और कहा कि हम लोगों को राजनीति का ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण मैं अपने आप को दोषी और स्वार्थी महसूस कर रही थी कि मैंने अपने पति के साथ कुछ दुर्लभ वक्त बिता लिया था। लेकिन बात केवल यह नहीं थी, आलोचक हमेशा तैयार रहते थे। लोगों का नजरिया ही हमारे जीवन को चला रहा था। यह इस तरह से था मानो मैं और बराक उस डेट के माध्यम से एक सिद्धांत को परखना चाहते थे और हमें जिस बात का संदेह था उसका अच्छा और बुरा दोनों ही हिस्सा साबित हो गया। अच्छी बात यह थी कि हम उसी तरह से शाम में रोमांटिक होने के लिए निकल गए थे जिस तरह हम पहले जाया करते थे, जब उसका राजनीतिक जीवन शुरू भी नहीं हुआ था। देश के प्रथम संपत्ति के रूप में हम एक दूसरे से नजदीक और जुड़ाव भी महसूस कर रहे थे, खाना खाकर आनंद उठाते हुए और उस शहर में शो देखकर जिस शहर को हम बहुत पसंद करते थे। इसका मुश्किल पक्ष था कि इस फैसले में स्वार्थ को देखा जा रहा था, इस बात को जानते हुए कि इस यात्रा के लिए समय के पहले सुरक्षा टीम और स्थानीय पुलिस को घंटों बैठक करनी पड़ी होगी। इसके लिए हमारे कर्मचारियों को, थिएटर कर्मियों को, रेस्टोरेंट के वेटर को अधिक मेहनत करनी पड़ी होगी।
मुझे उन लोगों के लिए दुख हो रहा था जिनकी कारें 6th एवेन्यू के मोड़ पर रुकी थी और सड़क पर ड्यूटी करने के लिए तैनात पुलिस वालों के लिए। यह सब उस नए भारीपन का हिस्सा था जिसके साथ हम रह रहे थे। बहुत अधिक लोग इससे जुड़े थे। किसी भी चीज को हल्का महसूस करवाने के लिए बहुत से लोग प्रभावित होते थे। टूटमैन बालकनी में मैं देख सकती थी कि लॉन के दक्षिण पश्चिम कोने में जोर शोर से पौधे निकल रहे थे। मुझे देखना बहुत अच्छा लगता था। काट छाट कर एक प्यारी क्यारी बनाई जा रही थी जहाँ सब्जियां उगाई जा रही थी, प्याज, पत्ता गोभी, पालक आदि सब्जियां। उसके चारों तरफ एक चमकदार लाल और पीले रंग के फूल लगे हुए थे। हम लोग खाद्य सामग्री उगा रहे थे। जून के अंत में बनक्रॉफ्ट एलिमेंट्री से बागानी में हमारी मदद करने वाले मूल सहायक भी आ गए थे, जो पहली बार बागवानी में हमारी मदद कर रहे थे। हम साथ साथ घुटनों के बल बैठकर लेटे के पत्तों की धूल झाड़ते थे और मटर के पौधों को खरपतवार झाड़ते। इस बार उनको वो के कारण भी मनोरंजन होता था। जो हमारा छोटा कुत्ता था, जो बाग को खुद भी बहुत पसंद करता था, वह पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के बाद पैर उठाकर धूप में लेट जाता था। जब फसलों की कटाई हो गई तो सैम और स्कूल की बच्चियों ने ताजे लेटिस और मटर के साथ सैलेड बनाया, जिसको बाद में हमने उबले हुए चिकन के साथ खाया। उसके बाद जो कपकेक बना था उसके ऊपर हमारे बाग की लगी हुई चेरी थी। 10 सप्ताह में महज $200 के बीज से करीब 90 पाउंड की खाद्य सामग्री उपजी। बगीचा बहुत लोकप्रिय था और अपने आप में संपूर्ण था, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ लोगों के लिए काफी नहीं था। मैं इस बात को समझ गई थी कि मुझे किसी तरह प्रत्याशा के साथ देखा जा रहा था, खासकर पेशकर कामकाजी महिलाओं द्वारा, जो इस बात से हैरान थी कि क्या मैंने अपनी शिक्षा और प्रबंधन के अनुभवों को पीछे छोड़कर अपने आप को प्रथम महिला के बाड़े में बंद कर लिया था। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को शायद कभी पूरी तरह से न देख पाऊं। मैं चाहे जो काम चुनती, यह तय था कि कुछ लोगों को उससे निराशा होती। प्रचार अभियान ने मुझे यह सिखाया था कि हर कदम और चेहरे के हाव भाव को दर्जनों तरीके से पढ़ा जा सकता था। या तो मैं बहुत महत्वाकांक्षी होती थी या गुस्से में, या स्वस्थ खाने के अपने उद्देश्यों के कारण मैं स्त्रीवादियों के लिए निराशा का कारण बनने वाली थी, जिसमें कुछ हद तक बड़बोलेपन की कमी थी। बराक ने निर्वाचित होने के कई महीने पहले मैंने एक पत्रिका के लिए इंटरव्यू लेने वाले से कहा था कि व्हाइट हाउस में मेरा प्राथमिक काम होगा कि मैं मम्मी इन चीफ की भूमिका में बनी रहूंगी। मैंने यह अनौपचारिक रूप से कह दिया था, लेकिन यही मुहावरा पकड़ लिया गया और प्रेस में गूंजता रहा। कुछ अमेरिकियों ने ऐसा लगा कि इसको अपना लिया, इसको इस तरह से समझ लिया कि यह बच्चों को पालने का कोई प्रचार अभियान हो, जबकि अनेक लोगों को यह बात बुरी लगी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इस बात का मतलब यह था कि मैं प्रथम महिला बनने के बाद अपने बच्चों की शिल्प परियोजनाओं पर काम करने के अलावा कुछ नहीं करने वाली थी, जबकि सच्चाई यह थी कि मैं सब कुछ करना चाहती थी। मैं उद्देश्यों और अभिभावकों के साथ ध्यान के साथ काम करना चाहती थी, जिस तरह से मैं हमेशा करती रहती थी। अब अंतर बस यही था कि मुझे बहुत से लोग देख रहे थे। कम से कम शुरुआत में मैंने सोचा था कि चुपचाप काम किया जाए। मैं एक बड़ी योजना को कारगर बनाने के लिए संहिताबद्ध होना चाहती थी। किसी भी बात को सार्वजनिक करने से पहले मैं चाहती थी कि उस काम को मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से समझूं। मैंने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से कहा कि किसी मुद्दे को लेकर बजाय विस्तार में जाने की मैं गहराई में जाना चाहूंगी। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं झील में हंस जैसी हूँ, यह समझते हुए कि मेरा काम मूल रूप से तैरते रहना और शांत रहना था, जबकि पानी के भीतर मुझे अपने पांव चलाना भी नहीं छोड़ना था। बगीचे को लेकर हम लोगों ने रुचि और उत्साह जगाया। सकारात्मक समाचार प्रकाशित हुए, देश भर से चिट्ठियां आ रही थी, जिससे मुझे इस बात का भरोसा हुआ कि मैं किसी अच्छे विचार के इर्द गिर्द माहौल बना रही थी।
अब मैं कोई बड़ा मुद्दा उठाकर उसके बड़े समाधान के बारे में माहौल बना सकती थी। जिस समय बराक ने पदभार ग्रहण किया, उस समय अमेरिका में 1/3 बच्चे मोटापे की वजह से ग्रस्त थे। पिछले 3 दशकों के दौरान बच्चों के मोटापे की दर 3 गुना बढ़ गई थी। बच्चों में उच्च रक्तचाप और टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई थी। यहाँ तक कि सेना के अधिकारियों ने भी यह कहा था कि सेना में भर्ती में छंटाई का सबसे सामान्य कारण मोटापे की समस्या था। यह समस्या हमारे परिवार के हर पहलू से जुड़ी हुई थी। ताजे फलों की अधिक कीमतों से लेकर पब्लिक स्कूलों में खेलकूद से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में कटौती तक शामिल था। टीवी, कंप्यूटर और वीडियो गेम बच्चे के समय को लेकर होड़ में थे और कुछ इलाकों के अंदर घर में रहना अधिक सुरक्षित माना जाता था, जिस तरह से जब ग्रेग और मैं बच्चे थे तो करते थे। बड़े शहरों में वंचित समुदाय के घरों के आसपास किराने की दुकान तक नहीं होती। जहां तक ताजे फल सब्जियों की बात है तो देश भर के गांवों के दुकानदारों का भाग्य इस मामले में अच्छा नहीं था। इस बीच रेस्टोरेंट में खाने की मात्रा बढ़ती गई। मीठे अनाज, माइक्रोवेव में बनाए जाने वाले भोजन आदि के विज्ञापन कार्टून देखने वाले बच्चों के मन में उतरते चले गए। खान पान के एक हिस्से में भी अगर आप बदलाव करने की कोशिश करते तो हो सकता कि इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ जाए। अगर आपने बच्चों के लिए बेचे जाने वाले मीठे पेय पदार्थों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो हो सकता है कि इसका विरोध न केवल इनको बनाने वाली बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाए, बल्कि हो सकता था कि मक्का उपजाने वाले किसान भी इसका विरोध करेंगे जो इनको मक्के की आपूर्ति करते हैं। अगर मैं स्कूल में दिए जाने वाले स्वास्थ्यकर भोजन की हिमायत करती तो बड़ी कंपनियां खिलाफ में खड़ी हो सकती थी, जो एक तरह से यह तय करती कि कैफे में 4th कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की प्लेट में क्या परोसा जाए। सालों तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने जिस तरह की हिमायत की, उनको खान पान के विशेषज्ञों ने अपने बेहतर संगठित और बेहतर धन लगाकर उनकी बात को पीछे कर दिया। अमेरिका में स्कूल लंच का व्यवसाय साल में $6 बिलियन होता है। तो भी मुझे ऐसा लगता था कि बदलाव के लिए कोशिश करने का सही समय आ गया था। मैं न तो पहली थी न ही अकेली इंसान थी जिसका झुकाव इन मुद्दों की तरफ था। अमेरिका भर के स्वास्थ्य कर खाद्यान्न को लेकर आंदोलन धीरे धीरे सुख पुगा रहा था। देश भर के शहरी किसान इस संबंध में प्रयोग कर रहे थे। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ने राज्य और स्थानीय स्तर पर इस समस्या का सामना किया था। वे स्वस्थ जीवन में निवेश कर रहे थे। सड़क के किनारे चलने के लिए अधिक निर्माण हो रहे थे और पार्क बनाए जा रहे थे, जो इस बात का सबूत था कि यह सामान्य राजनीतिक जमीन थी जिसके ऊपर काम किए जाने की जरूरत थी। 2009 के मध्य में मेरी छोटी सी टीम ने वेस्ट विंग नीति से जुड़े लोगों के साथ समन्वय बनाना शुरू किया। सरकार के अंदर और सरकार के बाहर विशेषज्ञों के साथ बातचीत करना चाहती थी ताकि नई योजना बना सके। हम लोगों ने यह तय किया कि हम बच्चों के ऊपर एकाग्र होकर काम करेंगे। यह मुश्किल काम था और राजनीतिक रूप से भी बहुत चुनौतीपूर्ण था कि बच्चों की उनकी आदत बदलने के लिए मनाया जाए। हम लोग इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि अगर हम लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि बच्चों को यह सिखाया जाए कि वे भोजन को लेकर अलग तरीके से सोचें और व्यायाम के बारे में कम उम्र से ही सोचते तो यह असरदार हो सकता था। और अगर हम ईमानदारी से बच्चों के बारे में बात कर रहे हो तो यह मुद्दा हम लोगों से कौन ले सकता था। मेरे अपने बच्चे भी तब तक गर्मियों के लिए स्कूल जा चुके थे। मैंने यह तय किया था कि सप्ताह में 3 दिन मैं प्रथम महिला के रूप में काम करूंगी और बाकी समय अपने परिवार के लिए रखूंगी। बजाय इसके कि बेटियों के डे कैंप में रहने के, मैंने कैंप ओबामा का आयोजन करना शुरू किया। इसके लिए हम कुछ दोस्तों को बुलाते थे और आसपास पैदल यात्रा पर जाते, उस जगह को समझने का प्रयास करते जिस जगह पर हम रहते थे। हम मोंटिसेलो और माउंट मैनन गए और हम शेनेडो घाटी की गुफाओं के अंदर भी गए। हम ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग तक गए ताकि यह देख सके कि डॉलर किस तरह से बनाए जाते हैं।
और हम वॉशिंगटन के दक्षिण में फ्रेडरिक डगलस का घर देखने गए ताकि यह सीख सके कि किस तरह एक गुलाम बनाया गया इंसान विद्वान और नायक बना। शुरू में मैंने लड़कियों से यह कहा कि वे हर बार यात्रा से लौटकर उसकी रपट लिखें, जिसमें इस बारे में लिखे कि उन्होंने क्या सीखा। हालांकि बाद में उन दोनों ने विरोध करना शुरू कर दिया और मुझे इस विचार को छोड़ देना पड़ा। जितना हो सकता था हम इस तरह की यात्राओं की योजना सुबह के समय बनाते थे या दिन में कुछ देर से, ताकि हमारे आगमन से पहले सीक्रेट सर्विस वाले बिना अधिक परेशानी से उस जगह को खाली करवा सके या रस्सी का घेरा डाल सके। मैं जानती थी कि हम अभी भी बाधा डालने वाले ही थे। हालांकि बराक ने न होने से हम कम बाधा खड़ी करते थे। वैसे भी जब लड़कियों की बात आती तो मुझे उतनी ग्लानि भी नहीं होती थी। मैं यह चाहती थी कि हमारे बच्चे उस आजादी के साथ घूम फिर सकें जिस आजादी के साथ दूसरे बच्चे घूमते हैं। उस साल पहले एक बार सीक्रेट सर्विस के साथ मेरी झड़प हो गई जब मालिया को बच्चों के एक समूह द्वारा बुलाया गया जो उसी समय आइसक्रीम लेना जाना चाहते थे। सुरक्षा कारणों से उसको पारिवारिक कार में नहीं जाने दिया गया और चूंकि बराक और मेरा दैनिक कार्यक्रम सप्ताह भर पहले ही तय रहता था, इसलिए मालिया को यह कहा गया कि उसको 1 घंटा इंतजार करना होगा ताकि उसके सुरक्षा प्रमुख को उपनगर से बुलाया जा सके, जिसकी वजह से उसको माफी मांगने के लिए कई फोन करने पड़ गए और उसमें शामिल सभी लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा गया। मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियों को इस तरह से भारीपन के साथ जीना पड़े। मैं अपने चिढ़ को रोक नहीं पाई। मेरे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था कि व्हाइट हाउस के सभी गलियारों से एजेंट खड़े रहते। खिड़की के बाहर देखने से मुझे दिखाई दिया कि सीक्रेट सर्विस वालों की गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसको अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वह वहां दोस्तों के पास जा सके। उसके सुरक्षा प्रमुख के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इस तरह से न तो परिवार चलता है न ही आइसक्रीम लाने जाने का काम। मैंने कहा, अगर आप किसी बच्चे की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको बच्चों जैसा होना चाहिए। मैंने आगे बढ़कर इस बात को पक्का किया कि एजेंट सुरक्षा संबंधित प्रोटोकॉल को बदले ताकि भविष्य में साशा और मालिया व्हाइट हाउस से सुरक्षा के साथ जा सके और इसके लिए पहले से योजना बनाए जाने की जरूरत न पड़े। मेरे लिए यह एक तरह से सीमाओं की एक परीक्षा थी। बराक और मैंने अब विचार का त्याग कर दिया था कि हमें सहज होना चाहिए। हम लोगों ने मान लिया था कि हमारे जीवन के अब संवेदनशीलता और मनमौजीपन के लिए कोई जगह नहीं बची थी, लेकिन अपनी लड़कियों के लिए हम लड़कर इस संभावनाओं को बचाना चाहते थे। बराक के प्रचार अभियान के दौरान बीच में लोगों ने मेरे कपड़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था, या कम से कम मीडिया ने उस तरफ ध्यान दिया और इस वजह से फैशन ब्लॉगरों ने भी मेरे ऊपर ध्यान दिया, जिसका कारण लगता था कि इंटरनेट पर हर तरह की बातें की जाने लगी। मुझे यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। शायद इसलिए क्योंकि मैं लंबी थी और कपड़े बेधड़क होकर पहनती थी, इस वजह से। लेकिन यह चर्चा चल निकली। जब मैंने हील की जगह फ्लैट चप्पलें पहनी तो समाचारों में उसकी भी चर्चा हुई। मेरे मोती, मेरे बेल्ट, मेरे कार्डिगन, जैकरू के रैक से बने मेरे कपड़े, शुभारंभ के दिन के लिए मेरे द्वारा सफेद गाउन का चुनाव, सबको लेकर तरह तरह के विचार आते थे और तत्काल उनके बारे में प्रतिक्रिया भी की जाती थी। जिस दिन बराक ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, उस दिन मैंने स्लीवलेस बैंगनी रंग का ड्रेस पहना था और व्हाइट हाउस के आधिकारिक फोटो के लिए मैंने काले रंग की चुस्त ड्रेस पहनी थी। तो अचानक मेरी बाहों को लेकर लिखा जाने लगा। बाद में 2009 की गर्मियों में जब हम पारिवारिक यात्रा पर ग्रैंड कैनियन गए तो इस बात के लिए भी मुझे लताड़ा गया कि मैंने गरिमा नहीं निभाई। जब एयरफोर्स 1 से उतरते हुए मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, ऐसा लगता था कि लोगों ने मेरी बातों से अधिक मेरे कपड़ों को महत्व देना शुरू कर दिया था। लंदन में एलिजाबेथ गैरेट स्कूल की लड़कियों से बात करते हुए आंखों में आंसू आ जाने के कारण जब मुझे मंच से उतरकर जाना पड़ा तो मुझे यह बताया गया कि मेरे कर्मचारी से एक रिपोर्टर ने यह पूछा कि इनके कपड़े कौन बनाता है।
इस तरह की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने इसको सीखने के एक अवसर के रूप में ले लेती थी कि किस स्थिति में मैं किस तरह की शक्ति का उपयोग कर सकती थी, जिस परिस्थिति का चुनाव मैंने नहीं किया हो। अगर लोग पत्रिकाओं के पन्ने पलटे तो वे मुख्य रूप से यह देखना चाहते थे कि मैंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। इसलिए मुझे यह उम्मीद थी कि वे जब सैनिक के पति पत्नी मेरे साथ खड़े होंगे तो यह भी देख सकते थे, या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर मेरा क्या कहना था। बराक के निर्वाचित होने के तत्काल बाद वोग पत्रिका ने यह प्रस्ताव रखा कि वह अपने कवर पर मेरी तस्वीर देना चाहते थे, तो मेरी टीम ने इस बात को लेकर बहस होने लगी कि ऐसे समय जब आर्थिक चिंता का दौर है, इससे क्या मेरी छवि हल्की हो जाएगी या मुझे अभिजात्य माना जाएगा। लेकिन अंत में हमने इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। जब भी किसी अश्वेत महिला को किसी मैगजीन के कवर पर स्थान दिया जाता है तो यह बात मायने रखती थी। साथ ही मैंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि फोटोशूट के लिए मैं अपने कपड़े खुद चुनूंगी। जानी मानी लिटेनो डिजाइनर जैसन वू और नार्सिसो रोड्रिग्स के कपड़े मैंने इस मौके के लिए चुने। मैं फैशन के बारे में थोड़ा जानती थी, लेकिन बहुत नहीं। कामकाजी महिला होने के कारण मैं इस कदर व्यस्त रहती थी कि मेरे पास इस बारे में सोच नहीं पाती थी मुझे क्या पहनना चाहिए। प्रचार अभियान के दौरान मैंने अधिकतर खरीदारी शिकागो के एक बुटीक से की, जहां संयोग से मेरी भेंट एक युवा सेल्स अधिकारी मेरेडिथ कूप से हो गई, जो सेंट लूसिना में पली बड़ी थी, जो बहुत ही तेज और अनेक डिजाइनों के बारे में उसको बहुत अच्छी तरह से पता था और रंगों और डिजाइन में वह बहुत दिलचस्पी रखती थी। बराक के चुनाव के बाद मैंने उसको प्रेरित किया कि मेरे साथ वॉशिंगटन चले और मेरी वार्डरोब स्टाइलिस्ट के रूप में काम करें। बहुत जल्द ही वह मेरी भी विश्वस्त दोस्त बन गई। महीनों में 2-3 बार मेरेडिथ कपड़ों के बड़े बड़े रैक मेरे लिए ले आती थी और हम लोग घंटा या 2 घंटे लगाकर उसी हिसाब से कपड़ों के जोड़े बनाती जो आने वाले सप्ताह में मेरे जिस कार्यक्रम का होता था। मैं अपने सभी कपड़े तथा अन्य सामानों के लिए खुद ही भुगतान करती थी, सिवाय उन डिजाइनर गाउन के जो मैं औपचारिक आयोजनों में पहनती थी, जो मुझे डिजाइनरों द्वारा उधार दिया जाता था, जिसके बाद में व्हाइट हाउस के नैतिक संबंधित मानदंडों के मुताबिक नेशनल ऑक्साइज को दे दिया जाता था। जहां तक मेरा चुनाव की बात थी तो मैं इस मामले में अप्रत्याशित थी, जिससे कोई पहले यह नहीं बता पाएगा कि मैं क्या पहनने वाली थी। यह बहुत महीन रेखा थी। मुझको इस तरह से रहना होता था कि दूसरों के ऊपर भारी न पड़ जाऊं, उनके बीच घुल मिल जाऊं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नजर में न आऊं। अश्वेत महिला होने के कारण मैं जानती थी कि मेरी इसके लिए भी आलोचना की जाती है कि मैं बहुत दिखावा करने वाली थी या सरचड़ी थी, और अगर मैं बहुत औपचारिक हो जाती तो इसके लिए भी मेरी आलोचना की जाती थी। इसके लिए मैंने सबको मिला दिया। मैं महंगे माइकल कॉर्स के शर्ट को गैप के टी शर्ट के साथ मिला देती थी। मैं किसी दिन टारगेट पहनती तो किसी दिन डाइन वॉल पहनती। मैं यह चाहती थी कि मेरी तरफ ध्यान दिया जाए, अमेरिकन डिजाइनर को भी आगे ले आऊं, खासकर उनको जिनका उतना नाम नहीं था, चाहे इसकी वजह से कई बार स्थापित डिजाइनर नाराज हो जाएं, जिसमें ऑस्कर दे ला रेंडा भी थे, जिनके बारे में बताया गया कि वे इस बात से दुखी हो गए कि मैंने उनके डिजाइन किए कपड़े नहीं पहनती। मेरे लिए कपड़ों के जो चुनाव होते हैं वे लोगों की निगाहों के साथ उत्सुकता का रिश्ता बनाने के साथ साथ अलग तरह के नए डिजाइनर को बढ़ावा देना भी होता था, और यह बात पहने गए हर कपड़े में भी मायने रखती थी। इसके लिए समय, सोच और धन की जरूरत होती थी। मैं कपड़ों में पहले से अधिक खर्च करने लगी, इसीलिए मेरेडिथ गहन शोध भी करती थी, खासकर विदेश यात्राओं के लिए। वह कई बार घंटों तक इस बात में लगी रहती थी कि डिजाइनर, रंगों और शैलियों का चुनाव इस तरह से हो ताकि जिस देश में जा रही होंगी उसके प्रति पर्याप्त सम्मान दिखाई दे। सार्वजनिक आयोजनों से पहले मेरेडिथ साशा और मालिया के लिए भी कपड़ों का चुनाव करती थी, जो सारे खर्चों में शामिल होता था, लेकिन वे उनके ऊपर भी नजर रखते थे। कई बार मैं आह भरती थी
जब बराक अपने अलमारी से गहरे रंग का सूट निकालकर बिना कंघी किए ही काम पर चले जाते थे। सार्वजनिक आयोजनों में पहनने के लिए उसकी सबसे बड़ी चिंता यह होती थी कि सूट जैकेट पहने या नहीं, टाई या बिना टाई के। मैं और मेरेडिथ हमेशा तैयार रहते थे। अपने ड्रेसिंग रूम में कोई नया कपड़ा पहनने के बाद मैं पालती मारकर, उछलकर, बाहों को मोड़कर यह देखती थी कि इस कपड़े में से आगे बढ़ सकती थी या नहीं। अगर कोई कपड़ा बहुत अधिक संभाल कर पहनने वाला होता तो मैं उसको वापस रैक में डाल देती थी। जब मैं यात्रा में होती थी तो मैं बैकपैक रखने जाने वाले कपड़े पहनती थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शेड्यूल और समय में बदलाव भी हो सकता था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि दुर्घटना भी घटित हो सकती थी, जैसे वाइन का गिर जाना या चैन का टूट जाना। मैंने यह भी सीखा था कि यह भी महत्वपूर्ण है कि अंतिम यात्रा में जाने वाले ड्रेस को हमेशा तैयार रखा जाए, क्योंकि कई बार बराक को बहुत कम समय में किसी सैनिक, सीनेटर या विश्व के नेताओं की अंतिम यात्रा में जाना पड़ सकता था। मैं मेरेडिथ के ऊपर बहुत अधिक निर्भर रहने लगी थी, लेकिन साथ ही उतना ही निर्भर जॉनी राइट के ऊपर भी, जो जल्दी जल्दी बात करने वाला, जो जोर जोर से हंसने वाला मेरा हेयर ड्रेसर था, और बहुत कम बोलने वाला और बहुत ध्यान से काम करने वाला मेरा मेकअप आर्टिस्ट कार्ल रे के ऊपर। यह तिकड़ी मुझे वह आत्मविश्वास देती थी जिसके साथ मैं रोज बाहर निकलती थी। हम सब जानते थे कि किसी तरह की गलती होने पर हमारा मजाक उड़ाया जा सकता था और बेहुदा टिप्पणियां भी की जा सकती थी। मैं ऐसे इंसान नहीं मानी जाती थी जो किसी को भी अपनी छवि चमकाने के काम पर रखूं। मुझे सोचकर ही अजीब लगने लगता था, लेकिन जल्दी ही मुझे वह सच समझ में आ गया जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। राजनीति से जुड़े लोग, प्रसिद्ध व्यक्ति, आप जिसका भी नाम लें, सभी के पास मेरेडिथ, जॉनी और कॉल जैसे लोग होते हैं। यह एक जरूरत है समाज में हमारे दोहरे मापदंड की कीमत। मुझसे पहले जो प्रथम महिलाएं थी वे किस तरह अपने कपड़ों, बालों और मेकअप का ध्यान रखती थी मुझे पता नहीं। व्हाइट हाउस में पहले साल के दौरान मैंने पाया कि मैं जो या तो पहले की प्रथम महिला द्वारा लिखी गई होती या उनके बारे में होती, लेकिन हर बार मैं उनको रखकर देखती थी। मैं यह बात जानना भी नहीं चाहती थी कि हम में क्या बात समान थी और क्या कुछ अलग था। मैंने सितंबर में हिलेरी क्लिंटन के साथ घर के डाइनिंग रूम में बैठकर बहुत सुखद लंच किया। चुनाव के बाद मुझे कुछ हैरानी हुई जब बराक ने हिलेरी को अपने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना लिया। दोनों के आरंभिक चुनाव के घावों को परे रख दिया और कारगर रिश्ता कायम किया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि किस तरह उन्हें यह गलत समझ लिया गया था कि देश के प्रथम महिला के रूप में एक सक्रिय पेशेवर महिला को चाह रखा था। प्रथम महिला होने के नाते हिलेरी ने लॉ पार्टनर की अपनी नौकरी को बनाए रखा था और वह स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हालात को बेहतर बनाने के लिए अपने पति की मदद भी कर रही थी। वो वॉशिंगटन उसी तरह की इच्छा और ऊर्जा के साथ आई थी कि उनको कुछ योगदान करना था। हालांकि उनको बुरी तरह से ठुकराया गया था और व्हाइट हाउस द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीतियों को बनाने में उनकी भूमिका के कारण उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया था। यह संदेश बहुत क्रूर स्पष्टता के साथ दिया गया था कि जनता में उनके पति को निर्वाचित किया था, न कि उनको। वेस्ट विंग में प्रथम महिला की भूमिका नहीं होती। उन्होंने बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश की और दीवारों से टकरा गई। मैंने अन्य प्रथम महिलाओं के अनुभव के आधार पर यह ध्यान रखा था कि दीवार से टकराना न पड़ जाए। मैंने यह कोशिश की थी कि वेस्ट विंग में कामकाज के सीधे तौर पर न आऊं, बल्कि मैंने अपने कर्मचारियों के ऊपर इस बात के लिए निर्भर रहती थी कि वे रोज बराक को मेरी सलाह दें, हम दोनों के शेड्यूल को मिलाएं और हर तरह की योजना की समीक्षा करें। मेरे विचार से राष्ट्रपति के सलाहकार इस बात को बहुत मीन मेक निकालने वाले थे कि हम किस तरह से दिखाई दें। कई साल बाद एक बार मैंने जब अपने बालों को कटवाने का फैसला किया तो मेरे कर्मचारियों को ऐसा कहना था कि मुझे इस बारे में पहले बराक के कर्मचारियों से बता देना चाहिए।
ताकि बाद में किसी तरह की मुश्किल न हो। आर्थिक व्यवस्था की हालत खराब थी, इसीलिए बराक की टीम लगातार व्हाइट हाउस के बाहर बनने वाली मेरी छवि को लेकर रक्षात्मक थी, जिसको नकचढ़ी या हल्के फुल्के रूप में न देखा जाए, क्योंकि उस समय मंदी का माहौल था। यह हमेशा मुझे जमती नहीं थी। मैं अपने अनुभव से इस बात को जानती थी कि कठिन से कठिन समय में भी हंसना कोई बुरी बात नहीं होती थी। बच्चों के लिए आपको मौज मस्ती के जरिए देखने होते हैं। इस मामले में मेरी टीम बराक की संचार टीम के साथ उलझी हुई थी, क्योंकि मैं व्हाइट हाउस में बच्चों के लिए हेलोवीन पार्टी का आयोजन करना चाहती थी। वेस्ट विंग, खासकर डेविड एक्सलॉर्ड, जो अब प्रशासन के वरिष्ठ सलाहकार थे, और प्रेस सेक्रेटरी रॉबर्ट गिब्स को ऐसा लगता था कि उसको ऐसा देखा जाएगा मानो बहुत दिखावा किया जा रहा हो और बहुत खर्चा किया जा रहा हो, और हो सकता है कि यह बराक को जनता से दूर कर दे। नजरिया बनना बुरा होता है, उन्होंने इस तरह से कहा। मैं इस बात से सहमत नहीं थी। मेरा कहना था कि हेलोवीन पार्टी का आयोजन बच्चों और सैनिकों के परिवार के लिए था, जिन्होंने व्हाइट हाउस को पहले नहीं देखा था, और इसीलिए यह सामाजिक कार्यकाल के मनोरंजन के बजट का छोटा सा खर्च था और उचित था। एक्स और गिब्स ने पूरी तरह से हामी तो नहीं भरी, लेकिन एक बिंदु पर आकर उन्होंने इस बात के ऊपर हम लोगों से बहस छोड़ दी। अक्टूबर के अंत में मुझे बहुत खुशी हुई जब 1000 पाउंड का कद्दू व्हाइट हाउस के लॉन में लगाया गया। भूतों का बैंड हमारे लिए जैज म्यूजिक बजा रहा था। एक विशाल काली मकड़ी उत्तर की तरफ से पोर्टिको से आ रही थी। मैं व्हाइट हाउस के सामने गिरगिट के कपड़ों में खड़ी थी, काले पैंट, चितकबरे टॉप और टोपी में बिल्ली जैसे कान, और बराक को अलग अलग कॉस्ट्यूम नहीं पहनते थे। मेरे बगल में एक साधारण स्वेटर पहने खड़े थे। उस रात हम लोगों ने राष्ट्रपति के सिल वाले बक्से में कुकीज, सूखे मेवे, M&M के 2000 से अधिक बक्से छोटी छोटी बच्चियों, सुपर हीरोज, भूतों, फुटबॉल खिलाड़ियों को दिए, जो लॉन में हम लोगों के लिए मिलने के लिए जुटे हुए थे। जहाँ तक मेरी बात थी तो नजरिया सही था। बाग मौसम के साथ गुलजार हो रहा था, जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा रहा था। हम लोगों ने खरबूजा उगाया जो पीला और स्वादहीन था। हम लोगों ने बारिश के थपेड़े देखी जिसने ऊपर की मिट्टी को बहा दिया। चिड़िया हमारे ब्लूबेरी को खा जाती, झिंगुर खीरे खा जाते। कभी भी कुछ बिगड़ता तो नेशनल पार्क सर्विस के वनस्पति विज्ञानी, जो हेड गार्डनर के रूप में काम करते थे, और डेल हेनरी, जो व्हाइट हाउस के ग्राउंड सुपरिटेंडेंट थे, हम थोड़े बहुत सुधार करते और काम में आगे बढ़ते रहते। कुल मिलाकर जो प्रचुरता थी उसका मजा लेते। घर में हमारे खाने में अक्सर ब्रोकली, बंद गोभी आदि शामिल होते, जो साउथ लॉन में उगाए गए होते। हम अपने हर उपज का कुछ हिस्सा मेरियम किचन को दान में देते, जो एक गैर सरकारी संगठन था जो बेघरों के लिए काम कर रहा था। हम सब्जियों के अचार बनाते और आने वाले गणमान्य लोगों को उन्हें उपहार के रूप में देते थे। साथ में हम अपने लिए नए मधुमक्खी पालन के माध्यम से शहद के शीशी देते। कर्मचारियों के बीच बगीचे गर्व का विषय बन गया। जो पहले इसको लेकर संदेह में थे, अब प्रशंसक बन गए। मेरे लिए बगीचा साधारण, समृद्ध और स्वास्थ्यकर था, विश्वास और मेहनत का नतीजा। यह सुंदर था और शक्तिशाली भी, और इसने लोगों को खुश भी बनाया। पिछले कुछ महीनों के दौरान ईस्ट विंग में मेरे कर्मचारी और मेरे बाल स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और इस बात की हिमायत की कि वे हमें स्तंभों का निर्माण करने दें जिसके ऊपर बड़े प्रयासों का निर्माण किया जा सके। हम लोगों ने अभिभावकों को बेहतर सूचना दी जिनके आधार पर वे अपने परिवारों के लिए स्वास्थ्यकर चुनाव कर सके। हम लोगों ने ऐसे स्कूल के निर्माण करने की कोशिश की जो स्वास्थ्य के लिहाज से हो। हमने कोशिश की कि पोषक आहारों तक पहुंचना आसान बनाया जाए और हम लोगों ने इसके लिए कई जरिए बनाए ताकि युवा शारीरिक रूप से सक्रिय हो। हम यह जानते थे कि हम जिस तरह से अपना काम कर रहे थे वो बहुत मायने रखता था। मैंने एक बार फिर स्टेफनी कटर से मदद मांगी, जो एक परामर्शदाता के रूप में सैम
और जॉकेलिन फ्राई की मदद के लिए आए थे ताकि इस प्रयास को दिशा दी जाए, जबकि मेरी संचार टीम को यह काम सौंपा था कि वह जनता के लिए एक मजेदार अभियान तैयार करे। इस बीच वेस्ट विंग मेरी योजना को लेकर चिढ़ा हुआ था। उनका यह मत था कि हम लोगों को ऐसे समय में ऐसा काम कर रहे थे जिससे उंगलियां उठ सकती थी, जब विवादग्रस्त बैंक और कार कंपनियां दिवालिया हो रही थी और जिसकी वजह से अमेरिकी जनता अतिरिक्त रूप से आशंकित हो गई थी और वह चाहती थी कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। हालांकि मेरा लक्ष्य यह था कि इसको सरकार से अधिक बनाऊं। मैं यह सोच रही थी कि मुझे हिलेरी के उन अनुभव से सीखना चाहिए जो उन्होंने मेरे साथ साझा की थी, कि राजनीति को बराक के ऊपर छोड़कर मैं अपना ध्यान कहीं और लगाऊं। जब सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के सीईओ और स्कूल में लंच पहुंचाने वालों से बात करने की बारी आई, तो मुझे लग रहा था कि बजाय किसी कानूनी आदेश से यह अच्छा रहेगा कि उनकी मानवीय अपील की जाए, उनको सहयोगी बनाया जाए, बजाय उनसे झगड़ा मोल लेके। और जहाँ तक इस मुद्दे की बात थी, जिस तरह से परिवार में सच रहते हैं, तो मैं सीधे तौर पर माँ, पिता और विशेषकर बच्चों से बात करना चाहती थी। मेरी कोई दिलचस्पी राजनीति के मानकों को अपनाने में नहीं थी या रविवार की सुबह टीवी शो में हाजिर होने में, बल्कि मैंने स्वास्थ्य से जुड़ी पत्रिकाओं में इंटरव्यू दिए जो अभिभावकों और बच्चों के लिए होते थे। साउथ लॉन में मैंने रस्सी कूदते हुए तस्वीर खिंचवाई ताकि यह संदेश दिया जा सके कि व्यायाम करना मजेदार हो सकता था। सिसेम स्ट्रीट में मेहमान की तरह गई और एल्मो एवं बिग बर्ड के साथ सब्जियों के बारे में बातें की। व्हाइट हाउस के बगीचे से जब भी मैं संवाददाताओं से बातचीत करती थी, तो मैं यह बताती थी कि बहुत से अमेरिकियों को अपने आसपास में ताज़ा खाद्य उत्पादन नहीं मिलता है, और इस बात पर टिप्पणी करने की कोशिश करती थी कि मोटापे के कारण स्वास्थ्य सेवा के ऊपर कितना खर्च बढ़ता जा रहा था। मैं यह चाहती थी कि अगर इस प्रयास को सफल बनाना था, तो हमें सभी लोगों को इससे जोड़ना होगा ताकि इस बात का पता चल सके कि किस तरह की आपत्ति की जा सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हफ्तों तक व्यवसायियों और हिमायती समूह के साथ साथ कांग्रेस के सदस्यों के साथ भी बैठक की। इस लोगों ने फोकस समूह बनाया जो इस परियोजना के लिए हमारी ब्रांडिंग का परीक्षण करें। इसके लिए हम लोगों ने पीआर समूह की भी मदद ली ताकि संदेश को बेहतर तरीके से बनाया जाए। फरवरी 2010 में मैं अपने नजरियों को साझा करने के लिए तैयार थी। मंगलवार की एक ठंड भरी सुबह, जब डीसी अभी भी ऐतिहासिक बर्फीले तूफान से उभरने की कोशिश कर रहा था, मैं व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम से लेक्चर देने के लिए खड़ी हुई। मेरे चारों तरफ बच्चे और कैबिनेट सेक्रेटरी, खिलाड़ी और मेयर थे। साथ में चिकित्सा विभाग, शिक्षा और खाद्य से जुड़े कुछ हस्तियां थी और मीडिया भी थी। हम लोगों ने गर्व के साथ अपने कदम के बारे में घोषणा की, जिसका नाम हमने रखा था लेट्स मूव। इसका एक ही लक्ष्य था, एक पीढ़ी के अंदर बच्चों में मोटापे की महामारी को निपटाना। जो बात मेरे लिए मायने रखती थी वह यह थी, हम कोई आसमानी उम्मीदें नहीं रख रहे थे। हमारा प्रयास वास्तव में था और काम चल रहा था। उस दिन न केवल बराक ने मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए ताकि अपनी तरह का पहला संघीय टास्क फोर्स बनाया जाए जिसका उद्देश्य बच्चों में मोटापे की समस्या को कम करना हो, साथ ही स्कूल में लंच पहुंचाने वाली 3 बड़ी कंपनियों ने यह घोषणा की कि वे दिए जाने वाले भोजन में नमक, चीनी और फैट की मात्रा को कम करेंगे। द अमेरिकन ब्रेवरेज एसोसिएशन ने यह वादा किया कि वे उपयोग में की जाने वाली सामग्री के बारे में स्पष्टता लाएंगे। हम लोगों ने बच्चों के डॉक्टर के संघ को इससे जोड़ा ताकि वे डॉक्टरों को इस बारे में जागरूक बनाया जाए कि बच्चों की बॉडी में मास इंटेक मापन को बच्चों की देखभाल का मापक बनाया जाए। हम लोगों ने डिज्नी, एनबीसी और वार्नर ब्रदर्स से आग्रह किया कि वे ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे बच्चों के स्वास्थ्य जीवन का संदेश जाए। 12 अलग अलग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग भी इसके लिए तैयार हो गए। वे 60 मिनट प्ले एड के अभियान को चलाएंगे ताकि बच्चों में अधिक गतिविधि को लेकर जागरूकता का प्रसार हो। और यह तो महज शुरुआत थी।
हम लोगों ने यह योजना बनाई कि शहरों के आस पड़ोस में हरी सब्जियां उगाई जाएं, जिसको फूड डेजर्ट के नाम से जाना जाए। हम लोग इसके ऊपर भी जोर देने वाले थे कि फूड पैकिंग पर पोषण संबंधित सूचनाएं अच्छी तरह से डाली जाएं और पोषण संबंधित हालिया शोधों को देखते हुए पोषक आहार को अधिक सुलभ बनाया जा सके। साथ ही हमने इसके ऊपर भी काम किया कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे के संबंध में व्यवसाय जगत को अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। इन बातों को संभव बनाने के लिए समर्पण और संगठन की जरूरत थी। इस बात को मैं जानती थी, लेकिन इसी तरह का काम मैं चाहती थी। हमने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, लेकिन अब मेरे पास एक बहुत बड़े मंच में काम करने की सुविधा भी थी। मैं इस बात को समझने लगी थी कि मुझे अपने होने को लेकर जो बात अजीब लगती थी, प्रसिद्ध, मेरी छवि के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। मेरे काम को लेकर अस्पष्टता, उन सबको अच्छे लक्ष्य के लिए काम में लिया जा सकता था। मैं उत्साहित थी। अब मैं अपने पूरे व्यक्तित्व को दिखा सकती थी।